भ्रम। कहानी है भ्रम। ब्रजरानी की विदाई के पश्चात सुदामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वो इस घर का दीपक और शरीर के प्राण थी। घर वही है पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रहने वाला चला ही गया है। सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है पर ऋतु पतझड़ की हो गई है। मास नक्षत्र मुंशी जीवनलाल धन संपत्ति सब प्रताप समर्पित कर दी। अपने सगे भक्त माला गीता कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रताप चंद्र की प्रेमाकांक्षा बड़ी प्रबल थी पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती थी। ये विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता था। यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता, परंतु विचार को वो हटाता रहता था। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यत्र जा पहुँचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी है। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या न हो परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार से अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते उसे छोड़ते नहीं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं और इन ताओं में उन्हें तृप्ति होती है। आश्रम एक सुखद रसमय कार्य मिल जाता था, परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें इस भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति ध्यान में भी उस प्रीतम का चित्र न देखने दे तो उन अभागे प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप इन्हीं अभागों में था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वो चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो ये थी कि वो विरजन का ध्यान भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्रात्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगत से लाभ उठाने का अवसर मिले थे, पर उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता भी थी। उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता की। वो कब संभव था कि वो विरजन जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता था, ध्यानावस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनाता जो कुवासनाओं से भले शुद्ध हो पर मन की दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक मुंशी जी संजीवन लाल विद्यमान थे उनका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता था, परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का ये अवसर भी जाता रहा। सुदामा उसे यूं मलिन मन पाती तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो प्रयाग चले जाओ, वहाँ शायद तुम्हारा जी लग जाए। ये विचार प्रताप के मन को भी अच्छा लगा। कई बार उत्पन्न भी हुआ कि जाऊं, परंतु इस भय से कि माता को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा उसने एक कुछ ध्यान न दिया। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का होगा, यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुदामा की ये दशा कि जब देखिए प्रताप को परदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना, झगड़ने की तुम्हारी वैसी आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूँ, परदेश की बात है, फूंक फूंक कर कदम धरना, खाने पीने में असंयम न करना। तुम्हारी ये बुरी आदत है कि जाड़ों में सायंकाल ही सो जाते हो, फिर कोई कितना ही बुलाए पर जागते ही नहीं। ये स्वभाव परदेश में भी बना रहे तो तुम्हें सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना। तुम्हारी आंखों में तो दिन को जैसे नींद आती है। उसे जब अवकाश मिला बेटे को ऐसी समयोचित शिक्षाएं दिया करती। निदान प्रस्थान का दिन आ ही गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटती थी। प्रताप ने सोचा विरजन से भेंट कर लूं, परदेश जा रहा हूं, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्त को उत्सुक किया, माता से कह बैठा। सुदामा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर रधिया को दे दिए कि लल्लू के संग जा।
प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े बदले, चलने को तो चला, पर ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ाता है दिल बैठा जाता है। भांति भांति के विचार आ रहे हैं। विरजन न जाने क्या मन में समझे, क्या ये समझेगी। 4 महीने बीत गए, उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी, फिर क्यों? क्या कहूँ, मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या। तुम मर भी जाओ तो आंसू न बहाए। यहाँ की बात और थी, ये अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं ये न समझे कि लाला जी बन ठन कर मुझे रिझाने आए हैं। इसी सोच विचार में करता चला जाता था, यहाँ तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान में टहल रही थी। उसे देखते ही प्रताप की वो दशा हो गई कि जो किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती है। झट एक घर की आड़ में छिप गया और रधिया से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दे आ, मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, लौटता हुआ जाऊँगा। ये कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 कदम ही चला होगा कि फिर मेहरी को बुलाया और बोला, मुझे शायद देर हो जाए इसलिए ना आ सकूँगा, कुछ पूछे तो ये चिट्ठी दे देना, कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियां लिखकर दे दी, जिससे उसके हृदय की दशा भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयाग जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूंगा, जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका, जीवित रहूंगा तो फिर आऊँगा, कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना, तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो ये पत्र देकर चलता हुआ रधिया धीरे धीरे विरजन के घर पहुंची। वो इसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? रधिया, जब से गए चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आई। विरजन, चाची तो सुख से है। रधिया, लल्लू बाबू प्रयागराज जाते हैं, 3 तनिक उदास रहते हैं। विरजन चौंक कर, लल्लू प्रयाग जा रहे हैं? रधिया कहती है, हाँ, हम सब ने बहुत समझाया कि परदेश में कहाँ जइहो, मुदा कोई सुनत नहीं। रधिया बोली, कब जाएंगे? रधिया कहती है, आज 10 बजे की गाड़ी से जब जाना है, तुमसे भेंट करन आवत रहन, तमन दुआर पर आई के लौट गए। विरजन, यहाँ तक आकर लौट गए, द्वार पर कोई था कि नहीं? रधिया बोली, द्वार पर कहाँ आए, सड़क पर से चले गए। विरजन बोली, कुछ कहा नहीं क्या? लौटा जाता हूँ। रधिया बोली, कुछ कहा नहीं, इतना बोले कि हमारा टाइम थोड़ा है तो हम जाते। विरजन ने घड़ी पर दृष्टि डाली, 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं, कि आप कहें तो उनसे मिलती आऊँ, फिर न जाने कब मिलना हो, कब हो। मेहरी कहती है कि बस मुझसे मिलने आते थे, पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती, अभी न बाल गुथवाए, न मांग भरवाई, न कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। विरजन बोली, अम्मा आज जाने दीजिए, बाल गुथवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती बोली, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना, गाड़ी तैयार करवा लो, मेरी ओर से सुहामा को पैर लगना बोल देना। विरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, और तब तक कुछ ध्यान न आया। रधिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी? रधिया ने पत्र निकाल कर दे दिया। विरजन ने उसे हर्ष से लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुमला गया। सोचने लगी कि वो द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और अस्पष्ट। ऐसी कौन सी जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियां जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटों का विलंब भी असह्य हो गया? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे कुछ समय का ध्यान आया, जब वो अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुख से निकला था, लल्लू मुझसे कैसे सहा जाएगा। विरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका था कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था, परंतु विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन उनके चित्त में नहीं है। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी न तैयार करें, मैं न जाऊंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।